नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हमारे देश में सबसे पहले लोगों की आदत होती है, जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो अखबार को खोलते हैं और ख़बरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। खबरें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की असली कहानी, असली वजह या पूरा सच आपको उस अखबार में विस्तार से नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब आप हमारे चैनल पर आएँ तो कोई भी खबर जो आपने अखबार में पढ़ी, आपने न्यूज़ चैनल पर देखी या आपने वीडियोस के माध्यम से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी है, उसका पूर्णतः विस्तृत रूप आपसे साझा किया जाए। आज आपने अखबार उठाया होगा तो उसमें एक खबर आपने देखी होगी, संघ में महिलाओं की बढ़ेगी भूमिका और शाखाओं में की जा सकती है उनकी शामिलता। यानी कि संघ में अब महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है। लेकिन आप इस खबर को अगर अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो 2 पैराग्राफ के अंदर वो खबर सिमटती हुई आपको मिल जाती है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? आरएसएस क्या सच में महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा? तो किस प्रकार से उनकी भागीदारी आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहेगी? आरएसएस जिसकी बहुत बड़ी भूमिका देश में राजनीतिक तौर पर भी की जाती है। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसको बोला गया था कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, जब बल्कि एक सामाजिक संगठन है जो समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों और जो भी धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है उसको हटाने का काम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन समय बदलता चला गया, भारतीय राजनीति बदलती चली गई और भारतीय राजनीति में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत बड़ी भूमिका निश्चित और निर्धारित कर दी गई। लेकिन इसमें हमेशा से पुरुषों का दबदबा देखने को मिला है। महिलाएं विंग भी इसमें कई सारी कार्यरत हैं, लेकिन उन महिलाओं विंग के अलावा भी शाखाओं में कितनी उनकी भागीदारी होती है, महिलाएं आरएसएस में कितना काम करती हैं, घर से बाहर निकलकर आरएसएस के लिए कितना काम करती हैं और आरएसएस में शामिल जो महिलाएं हैं उनकी राजनीति में और समाज में क्या भूमिका रहती है, यही आज की खबर है। और खबर ऐसी है कि अब संघ चाह रहा है कि वो महिलाओं की भागीदारी को अपने यहाँ बढ़ाने की कोशिश करें। क्या है पूरी खबर, चलिए समझते हैं विस्तार से। चूंकि हरियाणा में पानीपत के समलखा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की बैठक अब शुरू हो चुकी है। इस बैठक के 2 अहम हिस्से रखे गए हैं। पहला हिस्सा है आरएसएस में जल्द से जल्द महिलाओं की एंट्री सुनिश्चित की जाए और इसके अलावा दूसरा है संघ ही समाज के मिशन को पूरा करने का प्लान बनाकर उसमें अमल में लाना चाहता है। 2025 में संघ 100 साल का होने जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले या फिर 2025 के शुरुआती महीनों में महिलाओं के लिए अलग संगठन या उनकी आरएसएस में एंट्री का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्र सेविका समिति के नाम से आरएसएस की महिला शाखा पहले से मौजूद है, लेकिन अब संघ में महिलाओं की अलग शाखाएं लगाने की तैयारी और इसका फैसला भी इसी बैठक में लिया जा सकता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने 12 मार्च को महिलाओं की उनके संगठन में एंट्री को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, इस बैठक में महिलाओं को शाखा से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो महिलाओं की शाखाएं अलग होंगी या संगठन ही अलग होगा, इस पर विचार अभी फिलहाल आरएसएस में चल रहा है। महिलाओं को अलग से एक विंग देना, ऐसा भी फैसला आरएसएस द्वारा किया जा सकता है। मनमोहन वैद्य बताते हैं कि आरएसएस में महिलाओं की एंट्री को लेकर पहले भी विचार विमर्श हमारे यहाँ पे होते रहे हैं और 2024 में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। ऐसे में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक की शुरुआत 12 मार्च की सुबह से हो चुकी है, लेकिन 11 मार्च की शाम होते होते वहां 500 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके थे। संघ की सीक्रेट बैठक में किसी की एंट्री नहीं है। बैठक में शामिल एक सूत्र ने बताया है कि 11 मार्च को के बाद अब 3 दिन तक अब संघ कार्यालय के भीतर ही रहेंगे, ना कोई बाहर जा सकेगा और ना ही कोई अंदर आ सकेगा। और इस बैठक की जो बातें रहेंगी वो भी सूत्रों के हवाले से ही बाहर आएंगी। दिन सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट के साथ शुरू हुआ और 9 बजे तक बैठक में एजेंडे के शामिल मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही। बैठक इतनी सीक्रेट क्यों रखी गई है, इसका जवाब भी हमने जानने की कोशिश की तो जवाब मिलता है कि क्या आप मीडिया हाउस पूरे देश के मीडिया हाउस के साथ बैठकर अपनी रणनीति बनाते हैं, यानी कि क्या मीडिया वाले ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी अगली रणनीति क्या होगी, किसके खिलाफ आप एजेंडा चलाएंगे, कौन सी खबर को आप पहले दिखाएंगे, कौन सी खबर को बाद में दिखाएंगे। कुल मिलाकर सालाना रूटीन समीक्षा बैठक कही जाने वाली यह बैठक संघ की सुपर सीक्रेट बैठक होने वाली है। इसमें पिछले साल तय हुए मुद्दों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है
तो आने वाले साल के लिए भी मुद्दे तय किए जाते हैं। संघ के सुपर सीक्रेट मुद्दों की लिस्ट बनाकर बैठक में शामिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन की एक टॉप सोर्स ने बताया है कि चर्चा के लिए सीक्रेट मुद्दों की लिस्ट पहले से तैयार की जा चुकी है। लिस्ट लंबी भी है और हर अनुषांगिक संगठन से चर्चा और फीडबैक के आधार पर यह लिस्ट तैयार की जाती है। इस पर चर्चा होगी और आखिर में छटनी के बाद टॉप मुद्दों में से फिर से उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। 3 मुद्दे इस बार ज़्यादा अहम लग रहे हैं जिन पर सबकी सहमति बनी हुई है। ये मुद्दे हैं संघ की इमेज से जुड़े हुए, अभी तय नहीं है, लेकिन शायद बैठक के दूसरे दिन इन मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जा सकता है, क्योंकि मंथन के बाद इमेज मेकिंग की सॉल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं। बैठक के 3 बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं, चलिए इनको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहला तो जेंडर वाइज सोच वाली इमेज के लिए रिफॉर्म मॉडल तैयार करना। आरएसएस पर लगातार महिलाओं के लिए रूढ़िवादी और परंपरा सोच रखने का आरोप लगता है और यह सवाल भी उठता है कि संघ पुरुष प्रधान संगठन है। संगठन से औरतें हमेशा नदारत रहती हैं, गायब रहती हैं, मतलब संघ में महिलाओं के लिए कोई पद है ही नहीं। अंशकालिक या पूर्णकालिक प्रचारक, कार्यकर्ता या संघ के दूसरे विभाग में भी महिलाएं क्यों नहीं हैं, यह सवाल भी लगातार अक्सर उठते रहते हैं। हालांकि इसका जवाब संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रकार से देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि 1936 में ही हमने राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन कर दिया था, लेकिन महिलाएं ही भाग नहीं लेती, तो इसमें हम क्या करें। इस समय लगभग 10 लाख बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। देश के सभी प्रांतों में इनकी शाखाएं चलती हैं। अकेले राजधानी दिल्ली में ही लगभग 70 महिला शाखाएं राष्ट्रीय सेविका समिति की चल रही हैं। जवाब के बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारी यह भी मानते हुए दिखते हैं कि मुख्य बॉडी में हालांकि औरतें नहीं हैं, ऐसा संघ अभी मान लेगा। इस पर एक बड़ा और क्रांतिकारी विचार संघ के मुद्दों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस इमेज को सुधारने का एक सॉल्यूशन भी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। सॉल्यूशन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन है महिलाओं को संघ की मुख्य बॉडी में शामिल कर इस सवाल के हमेशा से छुटकारा पा लेना। इस पर पिछले साल से मंथन चल रहा है। सॉल्यूशन पर सभी एक मत हो रहे हैं और यह कदम बेहद क्रांतिकारी और संघ की इमेज को बिल्कुल पूरी तरह से बदलने वाला है। इसलिए सभी प्रांतों से आए पदाधिकारी, प्रतिनिधि और अनुषांगिक संगठनों के एक साथ होने पर इस पर चर्चा हो रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लोकसभा के चुनाव से पहले संघ में यह रिफॉर्म देखने को मिल सकता है। महिलाओं के शामिल करने का खाका क्या हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश हम इसमें कर लेते हैं। चूँकि आप अखबार पढ़ते हैं तो इतनी सारी खबरें आपको इसमें नहीं मिलती हैं। संघ में किसी तरह से महिलाओं की भागीदारी हो, इस पर एक ठोस प्लान बनने वाला है। मनमोहन वैद्य का बयान भी इसकी पुष्टि कर लेता है। इसके अलावा इस बैठक का अहम मुद्दा हो सकता है समाज को संघ और संघ को समाज में घोलने की तैयारी। बैठक में मौजूद हर एक व्यक्ति बताता है कि हमारी काम करने की शैली समाज सेवा से लगातार जुड़ी हुई है। आदिवासी समाज में वनवासी कल्याण समिति हो या फिर एकल विद्यालय हो, ये सब उसके ही उदाहरण माने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोगों के लिए मेडिकल सुविधा से लेकर शिक्षा तक संघ ने कई बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं। अब सवाल यह है कि समाज में संघ को घोलने का क्या मतलब बनेगा। दरअसल संघ समाज के सिस्टम का अहम हिस्सा बनने की अब तैयारी कर रहा है। आखिरकार ये कैसे होगा, इसका भी जवाब जान लीजिए। मोटे तौर पर 2 तरह से। पहला है, संघ अब तक सेवा की भूमिका में था, शिक्षित कर लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम पहले से कर रहा था और अब लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें कमाई का जरिया देने की मॉडल पर भी विचार विमर्श इस पर किया जा रहा है। संघ के कई सारे स्कूल चलते हैं, अब इंस्टीट्यूशन भी चलेंगे। बैठक स्थल के समलखा गांव में ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यहाँ सेवा साधना ग्राम केंद्र बनाकर तैयार कर दिया गया है। यहाँ एक स्किल सेंटर की तरह यह काम करेगा। आसपास के लोगों को इसमें दाखिला देकर उन्हें स्किल्ड किया जाएगा और यही मॉडल अब हर राज्य में लागू करने के लिए 2024 के चुनाव से पहले की डेडलाइन फिलहाल तैयार की गई है। इसके अलावा दूसरा जो काम हो सकता है वह है हर समुदाय की धार्मिक आस्था के हिसाब से उससे संवाद बढ़ाना, उनके कार्यक्रमों में लगातार शामिल होना। हालांकि संघ ने आदिवासी समाज के भीतर इस तरह की पैठ पहले से बनाई हुई है। उनके देवताओं, आस्था के केंद्रों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन और फिर उनके धर्म को सम्मान देकर उन्हें अपने साथ जोड़ लेना। इस प्रक्रिया को आप
और भी तेज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा आरएसएस की बैठक में उठने वाला है, संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जोश भरने की तैयारी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उम्मीद से थोड़ा कम खरा उतरा। हालांकि मुसलमानों को जोड़ने का संघ के लिए एक चुनौती भरा सफ़र अभी भी जारी है, इसलिए मंच से जितना काम हुआ उसे ही सकारात्मक माना जा रहा है। लेकिन आगे के लिए क्या रणनीति हो ताकि देश का बौद्धिक तबका संघ को मुस्लिम विरोधी ना माने, इस पर गंभीर मंथन चल रहा है। हालांकि 2 साल पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का दोनों समुदाय का डीएनए एक होने का बयान लगातार प्रचारित किया जा रहा था और यह बयान रणनीति का एक शुरुआती हिस्सा भी अब माना जाने लगा है। संघ मुसलमानों के खिलाफ होने की इमेज को तोड़ना तो नहीं चाहता, पर इसको बदलना जरूर चाहता है। तो जो खबर आपने सुबह पढ़ी होगी उसके मोटा मोटी ये सारे कार्यक्रम संघ अब करने वाला है। ये भी दिखाने की कोशिश करने वाला है कि किस प्रकार से वो मुसलमानों को जोड़ सकता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से वो अपने साथ महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और समाज के हर एक तबके से जुड़ने की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बन रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार ये बात करता रहता है कि हम एक सामाजिक संगठन हैं, समाज में समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन राजनीति में और राजनीति के लिहाज से भी संघ एक अहम फैक्टर बन जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में बदलाव के संकेत, इस बैठक के क्षेत्र और प्रांत प्रचारकों के काम की समीक्षा भी इसमें की जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में यहाँ मौजूद क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते को नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। विस्पुते 5 साल पहले क्षेत्र प्रचारक बनकर मध्य प्रदेश गए हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अगर बात मानी जाए तो बीते दिनों संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बैठक में भी शामिल हुए थे। उसमें संगठन में बदलाव के प्रस्ताव आए थे। इस बैठक में उन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 2024 के चुनाव के लिए कोई ठोस स्लोगन भी इसका अहम मुद्दा बन सकता है। 24 के लोकसभा चुनाव और 2023 और 24 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने पर भी मंथन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए एक ठोस स्लोगन गढ़ने की तैयारी है। स्लोगन क्या होते हैं? जैसे मोदी है तो मुमकिन है। 2021 में इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंथन में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक नारा गढ़ा गया था। इस बैठक के बाद चादर मुक्त और फादर मुक्त भारत का नारा सबके सामने आया था। 2014 के चुनाव और उससे पहले होने वाले कर्नाटक और हरियाणा के चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए बैठक का सबसे बड़ा आखिरी दिन तय किया गया था। संघ की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर मनमोहन वैद्य ने बताया कि पहले संघ की रोजाना 42,613 शाखाएं लगाई जाती थी, जिनकी संख्या बढ़कर 68,651 हो गई है। हर सप्ताह संघ की 26,877 बैठकें होती हैं। आरएसएस की 10,412 संघ मंडलियाँ हैं। 2020 की तुलना में 6,160 शाखाएं अब बढ़ चुकी हैं। बैठकें 32% से बढ़कर 6,543 हो गई हैं। संघ मंडली में 20% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के साथ साथ देश के बड़े महानगरों में भी सप्ताह और महीने के पारिवारिक शाखाएं लगाई जा रही हैं और संगठन अपना लगातार विस्तार करता जा रहा है। तो आरएसएस की जो रणनीति हमने आपको बताई, किस प्रकार से वो समाज के हर एक वर्ग, हर एक तबके में घुसने, पैठ बनाने और उनको अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। आरएसएस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि आरएसएस पुरुष प्रधान संगठन है, आरएसएस मुसलमानों का विरोधी है, आरएसएस ऊंचे लोगों का संगठन है, आरएसएस सिर्फ सवर्णों का संगठन है, इसमें दलितों का कोई काम नहीं है, इसमें महिलाओं का कोई काम नहीं है, इसमें मुसलमानों का कोई काम नहीं। और मुसलमानों के खिलाफ तो इतना भी बोला जाता है कि संघ उनसे नफरत करता है। तो नफरत की राजनीति या फिर राजनीति में नफरत घोलने की ये प्रक्रिया आरएसएस लगातार कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि समाज के अंदर उन वर्गों तक भी पहुंचा जा सके जो अभी तक उनकी शाखाओं से, उनके संस्थानों से, उनके संगठनों से दूरी बनाए हुए हैं या दूर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब संघ की शाखाएं हर एक क्षेत्र, हर एक ग्राम और हर एक वर्ग तक पहुंचेगी और जब हर एक वर्ग उनके साथ जुड़ेगा, चाहे वो महिलाएं हों, दलित हों या फिर निम्न वर्ग के लोग, तो आरएसएस की पैठ, आरएसएस की धमक और आरएसएस की सामाजिक नीति भी घर घर तक पहुंचेगी।
इसके अलावा सामाजिक नीतियों के अलावा इसका एक राजनीतिक पहलू भी आप समझते चलिए। राजनीतिक पहलू संघ की बी टीम, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन जो उसके कार्यरत हैं, चुनाव में इनको उनसे फ़ायदा भी मिल सकता है। चूँकि आप शाखाओं में जाएंगे, हिंदुत्व पर बात करेंगे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, उनको भी सराहना आरएसएस के संगठनों में, शाखाओं में लगातार दी जाती रहती है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी, वो किस प्रकार से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस इसका पूरा प्रचार अपनी शाखाओं के द्वारा, अपने संगठनों के द्वारा कराने का प्रयास करता रहता है। तो इससे जब आरएसएस समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचेगा, उनमें अपनी पैठ जमाएगा, चाहे वो महिलाएं हों, दलित हो या कोई अन्य वर्ग भी, हर एक ग्राम, हर एक नगर पंचायत, हर एक नगर पालिका में जब उनकी शाखाएं लगेंगी तो उन शाखाओं से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को आने वाले चुनावों में भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या फिर 2023 और 24 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। तो संघ में महिलाओं की क्या भूमिका बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन संघ लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार उसकी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं और साढ़े आंकड़ों के द्वारा हमने इस खबर को आपको बताने की कोशिश की। ऐसे ही जो छोटी छोटी खबरें होती हैं लेकिन जिनके अंदर एक बहुत विस्तृत रूप से उनके खबर के पीछे के राज, तथ्य या फैक्ट छुपे रहते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश हमारे इस चैनल पर करते हैं, जिससे कि आप उस छोटी खबर को भी सही तरह से समझ पाएँ कि आखिरकार इसका आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस के जीवन में, आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये हमारी आपको समझाने की कोशिश रहती है और यही कोशिश हम लगातार करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।